केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का केलांचल टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ मानसी त्यागी। रुख करते हैं इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों पर। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कैंडिडेट्स की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इसमें 39 उम्मीदवारों के नाम है। खास बात यह है कि इस लिस्ट में 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों को टिकट दिया गया है। केंद्रीय मंत्रियों में मुरैना की दिमनी सीट से नरेंद्र सिंह तोमर, नरसिंहपुर से प्रहलाद पटेल और निवास से फग्गन सिंह कुलस्ते को प्रत्याशी बनाया गया है। तो वहीं बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर विधानसभा क्रमांक 1 से टिकट दिया गया है। भाजपा ने 17 अगस्त को जारी पहली लिस्ट में भी 39 नामों का ऐलान किया था, इसीलिए ये 39 का आंकड़ा चर्चा में बना हुआ है। बीजेपी 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों को टिकट दिया है। 3 केंद्रीय मंत्रियों के अलावा बीजेपी जिन 4 सांसद को विधानसभा चुनाव लड़ा रही है, उनमें जबलपुर पश्चिम से राकेश सिंह, सतना से गणेश सिंह, सीधी से रीति पाठक और गाडरवारा से उदय प्रताप सिंह के नाम शामिल हैं। बीजेपी ने दूसरी लिस्ट में जिन 39 सीटों पर नामों का ऐलान किया है, उनमें से 36 सीटें 2018 के चुनाव में हारी हुई हैं। तो वहीं 3 सीटें बीजेपी के कब्जे में हैं। इनमें महर से नारायण त्रिपाठी, सीधी से केदारनाथ शुक्ला और नरसिंहपुर से जालम सिंह पटेल का टिकट काटा गया है। तो बात करें महर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी की जगह बीजेपी ने श्रीकांत चतुर्वेदी को अपना प्रत्याशी बनाया है। नारायण त्रिपाठी कुछ दिन पहले ही अपनी अलग पार्टी बना चुके हैं, लेकिन आपको बता दें कि अभी घोषित तौर पर वह भाजपा से अलग नहीं हुए थे। तो वहीं बात करें सीधी विधानसभा सीट से, तो वर्तमान बीजेपी विधायक केदारनाथ शुक्ला की जगह सीधी से सांसद रीति पाठक को प्रत्याशी बनाया गया है। बता दें, सीधी में पेशाब कांड के बाद कांग्रेस बीजेपी विधायक केदारनाथ शुक्ला पर हमलावर थी। वह पेशाब कांड के आरोपी को केदारनाथ शुक्ला से जुड़ा होना बताती रही। भाजपा की दूसरी लिस्ट में 7 पूर्व विधायकों के नाम हैं। इनमें श्योपुर से दुर्गालाल विजय, मुरैना से रघुराज कंसाना, सेवड़ा से प्रदीप अग्रवाल, डबरा से इमरती देवी, करोरा से रमेश खटी, कोतमा से दिलीप जायसवाल, सिंघावल विश्वामित्र पाठक, जुनारदेव से नत्थन शाह, खिलचीपुर से हजारी लाल दांगी, थांदला से कल सिंह भाबर, देवालपुर से मनोज पटेल और सैलाना से संगीता चारेल का नाम शामिल है। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के भांजे अनूप मिश्रा का टिकट काट दिया गया है। तो वहीं बात करें ग्वालियर जिले की भीतरवार सीट की, तो वहां 2018 में पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के भांजे अनूप मिश्रा चुनाव लड़े थे, लेकिन वे 12,130 वोटों से चुनाव हार गए थे। बीजेपी ने सीट पर अनूप मिश्रा के बजाय केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी मोहन सिंह राठौर को उतारा है। पीएम मोदी आज यानी कि मंगलवार से 2 दिनों की गुजरात के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी शाम को अहमदाबाद पहुंचेंगे। यहां वे गुजरात स्टेट एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड परिसर में महिला नेताओं और भाजपा सदस्यों की एक सभा को संबोधित करेंगे। तो वही शाम 6 बजे होने वाली इस सभा में महिला नेता, संसद सदस्य, विधानसभा सदस्य और भाजपा सदस्य समेत करीब 2000 महिलाएं शामिल होंगी। महिलाओं के लिए 33% आरक्षण प्रदान करने वाले विधेयक के हाल ही में पारित होने पर पीएम मोदी का आभार व्यक्त करने के लिए पूरे गुजरात में सार्वजनिक सभाएं आयोजित की जाएंगी। इसके बाद पीएम बुधवार को छोटे उदयपुर जिले के आदिवासी बहुल शहर बोडेली में 52,006 करोड़ रुपए की शिक्षा संबंधी परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे और साथ ही शुभारंभ होगा। साथ ही एक सार्वजनिक सभा को भी संबोधित किया जाएगा। इसी के बाद गांधीनगर में साइंस सिटी में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट को 20वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में शामिल होंगे। पीएम गांधीनगर में शिक्षा से संबंधित कई नई परियोजनाओं की भी शुरुआत करने वाले हैं। तो उसमें स्वामी विवेकानंद ज्ञान शक्ति आवासीय विद्यालय, रक्षा शक्ति विद्यालय, मुख्यमंत्री ज्ञान सेतु, मेरिट छात्रवृत्ति और मुख्यमंत्री ज्ञान साधना मेरिट छात्रवृत्ति शामिल होंगी। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा सचिव विनोद राव ने बताया कि बोडेली में 4,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं में राज्य भर में नई कक्षाएं, स्मार्ट कक्षाएं और कंप्यूटर लैब्स यानी कंप्यूटर प्रयोगशालाओं का निर्माण शामिल है। मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस परियोजना के तहत अगले 5 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपए के आवंटन का लक्ष्य सभी 35,183 सरकारी और 5,847 अनुदान प्राप्त स्कूलों को कवर करना है। इस फंडिंग का उपयोग 50,000 नए क्लासरूम, 1.5 लाख स्मार्ट क्लासरूम, 20,000 नए कंप्यूटर लैब्स और पूरे राज्य में
41,000 से अधिक सरकारी और अनुदान प्राप्त स्कूलों में 5,000 टिंकरिंग लैब स्थापित करने के लिए किया जाएगा। तो वहीं आपको बता दें कि अगले 5 सालों में लगभग 1 करोड़ छात्रों के सीधे लाभान्वित होने की उम्मीद जताई जा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी भारत मंडपम में आज शाम यानी 26 सितंबर को G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट प्रोग्राम को संबोधित करेंगे। पीएम का यह संबोधन शाम 4 बजे से शुरू होगा। यह प्रोग्राम यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) की तरफ से किया जा रहा है। इसमें IIT, IIM, NIT और मेडिकल कॉलेजेस जैसे कई संस्थान हिस्सा शामिल होंगे। इसमें देश भर की यूनिवर्सिटी के लाखों छात्र एक दूसरे से कनेक्ट होंगे और बातचीत होगी। कार्यक्रम में पीएम मोदी कॉलेजों के कुलपतियों और छात्रों के साथ बातचीत भी करेंगे। पीएम मोदी ने 24 सितंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लिंक्डइन में G20 यूनिवर्सिटी कनेक्टिविटी को लेकर इवेंट के बारे में एक पोस्ट लिखा था। इसमें उन्होंने कहा भी था कि इवेंट की सबसे ज्यादा खास बात यह है कि 12 अलग अलग देशों के स्टूडेंट्स इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा G20 के 10 देश भी शामिल होंगे। ये सभी यूथ फॉर लाइफ यानी कि लाइफस्टाइल और पर्यावरण पर चर्चा करेंगे। तो वहीं पीएम मोदी ने आगे कहा कि G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट प्रोग्राम में युवा शक्ति के अनुभवों को सुनने के लिए बेहद उत्साहित है। पीएम मोदी ने अपनी चर्चा में आगे कहा कि पिछले 1 साल में G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट प्रोग्राम से देश की युवा शक्ति एकजुट हुई है। पूरे साल चली यह पहचान कारगर साबित हुई है और प्रभावी नतीजे निकले हैं। इस प्रोग्राम ने दुनिया को दिखाया कि कैसे हमारे युवा सांस्कृतिक दूत बनकर उभर रहे हैं, जिन्होंने G20 बिरादरी के साथ स्थायी संबंध मजबूत किए हैं। इसी पहल ने देश के युवाओं को भारत की G20 प्रेसिडेंसी के बारे में और ज्यादा जानने का लायक बनाया और अनुभव प्राप्त हुआ। देश के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर का नाम भारत मंडपम रखा गया है। पीएम मोदी ने 26 जुलाई को दिल्ली में इसका इनॉग्रेशन किया था। 123 एकड़ में बने कन्वेंशन सेंटर में 7,000 लोग आसानी से बैठ सकते हैं। यह ऑस्ट्रेलिया के सिडनी ओपेरा हाउस से भी बड़ा है। सितंबर में होने वाली 18वीं G20 समिट भी यहीं हुई थी। ये दुनिया के टॉप 10 कन्वेंशन सेंटर्स में से एक है। यहाँ एक साथ 5,500 से ज्यादा गाड़ियां पार्क की जा सकती हैं। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री का पद छोड़ना चाहता हूं, लेकिन यह पद मुझे नहीं छोड़ रहा है। उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर भी भाजपा पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि यदि कोई भाजपा के अलावा किसी पार्टी को पैसा देता है तो ईडी या फिर इनकम टैक्स का डर रहता है। तो वहीं धर्म के नाम पर राजनीति करने की बात पर उन्होंने फिर से भाजपा को हिटलर से तुलना कर दी। गहलोत सोमवार को जोधपुर के पॉलिटेक्निक कॉलेज में बने मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर का लोकार्पण करने पहुंचे थे। तो वहीं सीएम अशोक गहलोत ने एक किस्सा सुनाते हुए कहा, एक कार्यक्रम के दौरान महिला मिली। उसने बताया कि हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, 1 रुपया खर्च नहीं हुआ। वह आशीर्वाद देने लगी। मैंने मजाक में कहा कि मैं अब इस पद को छोड़ना चाहता हूं, लेकिन ये पद मुझे नहीं छोड़ रहा है। तो वही सीएम ने आगे कहा, जिंदगी में मुझे सब कुछ मिला, 50 साल राजनीति करते हो गए। हाईकमान का मुद्दा यानी कि हाईकमान का मुझ पर विश्वास काफी बना हुआ है। 3 बार केंद्रीय मंत्री, PCC अध्यक्ष, 3 बार मुख्यमंत्री बन गया। अब क्या चाहिए बताओ। इस बार ऑडिटोरियम में नारेबाजी होने लगी। फिर सीएम ने कहा, कोरोना काल से हमने बहुत अच्छा काम किया है। भीलवाड़ा मॉडल की सब जगह तारीफ हुई है। सीएम अशोक गहलोत ने इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर भाजपा पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा, वह गैर कानूनी काम कर रहे हैं। एक तरफ बॉन्ड बीजेपी के पास जा रहे हैं, कांग्रेस को कोई देगा तो ईडी या इनकम टैक्स पीछे पड़ जाती है, इसीलिए किसी दूसरी पार्टी को पैसा नहीं मिल रहा है। मंगलवार 26 सितंबर को मुख्यमंत्री निवास में भूपेश कैबिनेट की बैठक होगी। सुबह 11 बजे ये बैठक शुरू हुई। ये आखिरी कैबिनेट मीटिंग हो सकती है। तो वहीं क्योंकि अगले महीने के पहले सप्ताह में आचार संहिता लग जाएगी, इस बैठक में 1 दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर मोहर लगने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। तो वहीं सीएम भूपेश बघेल मंत्री परिषदों की बैठक के बाद दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बेमेतया और कोरिया जिले के चिट फंड निवेशकों को राशि वितरण करने वाले हैं। कई जिलों में विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी करेंगे। तो चलिए आपको बताते हैं कि किन प्रस्तावों पर आज मोहर लग सकती है। सबसे पहले शासन से अनुदान प्राप्त निजी कॉलेज को नियमित अनुदान देने की अनुमति का प्रस्ताव भी रखा जा रहा है। तो वहीं बात करते हैं कांग्रेस के जिला कार्यालय भवन निर्माण के लिए जो भूमि आवंटन प्रस्ताव को मंजूरी भी मिल जाएगी। तो तीसरा बताया जा रहा है कि निजी स्कूलों को अन्य पाठ्यक्रमों की तरह मेडिकल कोर्स संचालित करने की अनुमति का प्रस्ताव भी पारित किया जाएगा। तो वहीं अगला प्रस्ताव बताया जा रहा है कि
धान और कस्टम मिलिंग के नीति पर मोहर लग सकती है। अगला कैबिनेट की बैठक को देखते हुए संविदा कर्मियों को रेगुलर होने की उम्मीदें नजर आने लगी हैं। तो ये वही प्रस्ताव है जिन पर आज कैबिनेट में मोहर लग सकती है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें केलांचल टाइम्स के साथ। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।